ज्यामिति से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पेड़ पौधों और जानवरों और हर चीज के मामले में हम ये जानते हैं कि जिस माहौल में वो रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना उनका विकास नहीं होगा। यही इंसान पर भी लागू होता है। सदगुरु, मैंने अपने अध्यापक आर्किटेक्ट से सीखा है कि इमारत बनाना सिर्फ पर्यावरण को गलत असर से बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये उस इमारत में रहने वालों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में होना चाहिए। तो एक आर्किटेक्चर का छात्र होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इमारत की डिजाइन में उन लोगों को स्वस्थ करने की और उनके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने की काबिलियत होती है जो उसमें रह रहे हो? देखिए, अगर आप भौतिक दुनिया पर नजर डालें तो वो चाहे आपका शरीर हो या घास का एक तिनका या धरती या जो भी, भौतिक ब्रह्मांड पूरी तरह से ज्यामिति से संबंध रखता है ना? उदाहरण के लिए, ये शायद 3 साल पहले की बात है। मैं ईशा योग केंद्र में टहल रहा था और आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसकी वास्तुकला या बनावट अनोखी और सबसे अलग है। तो मैं अलग अलग चीजों को बारीकी से देखते हुए टहल रहा था। फिर मैंने एक जगह देखी जहां हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं। वहां एक पेड़ की डाल थी जो एक खास तरह से थी। तो मैंने उसे देखकर कहा, कृपया इस डाल को काट दीजिए। मैंने उन्हें वजह नहीं बताई, मैंने बस कहा कि इसे काट दें और चल दिया। अगले दिन मैं विदेश यात्रा पर चला गया और लगभग 1.5 महीने आश्रम में नहीं था। फिर 2 या 3 हफ्ते बाद उन्होंने बहुत शर्मिंदा होकर मुझे एक मेल भेजी कि सदगुरु, आपने हमसे पेड़ की डाल को काटने को कहा था, पर हमने सोचा कि सदगुरु किसी पेड़ की डाल को क्यों काटना चाहेंगे, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई चीज सिर्फ तभी काटनी चाहिए जब भी बिल्कुल जरूरी हो। तो हमने उसे नहीं काटा, पर तेज आंधी और बारिश आई और वो डाल गिर गई। सौभाग्य से लोग वहां नहीं थे। अगर लोग होते तो उन्हें चोट लग सकती थी। हमें बहुत दुख है, हम नहीं जानते थे कि आपने हमसे डाल काटने को क्यों कहा था। देखिए, कोई चीज कितने समय तक खड़ी रहती है या कोई चीज भौतिक स्तर पर कितनी अच्छी तरह से काम करती है, ये बस ज्यामिति पर निर्भर करता है। मेरा मतलब आपके शरीर से भी है। आपके बैठने के तरीके से तय होगा कि आपके शरीर के अलग अलग अंग कितने समय तक चलेंगे, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं। आजकल रेस में दौड़ने वालों और दूसरों के लिए शरीर की अवस्था को ठीक करना एक बहुत बड़ा विज्ञान बन गया है। उनके पास मशीनें हैं, उनके पास स्कैन करने की मशीनें हैं जो बताती हैं कि जब आप ऐसे खड़े होते हैं आपकी रीढ़ कैसी रहती है, आपकी पसलियां कैसी रहती हैं, ऐसे करते हैं तो आपका आमाशय कैसा होता है, लिवर कैसा होता है, ये सब। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से दौड़ेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। खेलकूद में अब ये बड़े स्तर पर शामिल हो गया है, लेकिन योग में ये हमेशा रहा है। योग की पूरी पद्धति आपकी ज्यामिति को विशाल ब्रह्मांडीय ज्यामिति की सीध में लाने से संबंधित है, ताकि आप कम से कम टकराव के साथ काम कर सकें। अगर आप, क्या यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर मौजूद हैं? अगर आप कहते हैं कि कोई मशीन बहुत अच्छी है, तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि इसकी ज्यामिति अच्छे से सीध में है। ज्यामिति के तालमेल में ना होने का मतलब बहुत सारा टकराव है ना? तो ये आपके शरीर पर भी लागू होता है, ये हर आकार और रूप पर लागू होता है। ब्रह्मांड में काम करने वाली हर चीज को ज्यामितिक रूप से तालमेल में होना होगा, वरना वो गड़बड़ी पैदा करेगी। तो क्या किसी इमारत की ज्यामिति से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। खासकर अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर किसी पर इसका असर होता है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते, वे अपने बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते, वे बस नतीजा जानते हैं। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो ये नहीं जानते कि उन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। लोग उस पर गौर नहीं करते, लेकिन आपके आसपास मौजूद आकृतियां और आकारों का असर पड़ता है, क्योंकि आप खुद एक भौतिक आकार हैं। और ये भौतिक आकार कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, इस सब का ज्यामिति की दृष्टि से कुछ असर होता है। आप में से बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा, खासकर लड़कियां जब वे किसी इमारत में घुसती हैं तो शायद वे इसे ज्यादा महसूस कर सकती हैं। मुझे ये अच्छी नहीं लगी, बस यूं ही। ये हमेशा होता है जब आदमी और औरत, पति और पत्नी घर खरीदने जाते हैं तो पति सारे कागजात देखता है और कहता है ये अच्छा है, ये ठीक है और कीमत भी वाजिब है, ये बहुत बढ़िया है। वो अंदर जाती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा? बस
क्योंकि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो बस यही जानती है, उसे वजह नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो क्या आकार है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उससे पता है कि यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो आकृतियों और आकार का आप पर काफी असर होता है, ये पर्याप्त ध्यान देने से पता चलेगा। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप दक्षिण भारत से हैं? तो आप केरल से आए हैं। आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों पर गौर करना चाहिए कि वे ज्यामिति की दृष्टि से कितने सटीक हैं। आप अपना लेजर से नापने वाला यंत्र लेकर आज जाइए और जांचिए। आपको पता चलेगा कि वो सटीक है। 90 डिग्री के कोण के ठीक होने का महत्व इस इमारत में वे ठीक नहीं है। और आकृतियों और आकार का क्या फर्क पड़ता है? जब उन्होंने प्राचीन मंदिरों का खासकर दक्षिण भारत में निर्माण किया, तब उन्होंने इन बातों पर बहुत बारीकी से गौर किया। उत्तर भारत के सभी मंदिर ईंट के मंदिर हैं। उन्हें एक खास तरह से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि वे सारे जल्दबाजी में खड़े किए गए हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तरी इलाके ने कई आक्रमण झेले हैं और प्राचीन मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। फिर उन लोगों ने इन्हें जल्दबाजी में बनाया, लेकिन दक्षिण में उन्होंने समय लगाकर उनको एक खास तरह से बनाया। आपको किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं। आप बस वहां जाकर बैठिए, आप महसूस करेंगे उस स्थान का आप पर एक खास असर हो रहा है। हमें घरों को ऐसे ही बनाना चाहिए, दफ्तरों को ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पेड़ पौधों और जानवरों और हर चीज के मामले में हम ये जानते हैं कि जिस माहौल में वो रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना उनका विकास नहीं होगा। यही इंसान पर भी लागू होता है। अगर आप बस किसी भी तरह जीना और मर जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई विकसित होना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के स्थान में रहते हैं। इसका एक पूरा विज्ञान है जिसे आमतौर पर अगम कहते हैं। लोग सोचते हैं कि यह मंदिर बनाने का विज्ञान है। ये मंदिर निर्माण के बारे में नहीं है। इंसान के लिए सभी निवास स्थान वैसे ही बनाने होते थे। बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए इसका खर्च नहीं उठा पाते, तो उन्होंने इसे सिर्फ मंदिरों में ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके लिए बहुत लगन और सावधानी चाहिए। तो इसकी एक वजह यही है। देखिए, आपको समझना चाहिए कि सिर्फ दक्षिण में यह निर्देश अब भी है, उत्तर में यह खत्म हो चुका है। दक्षिण में आज भी ये निर्देश है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको किसी भगवान से विनती नहीं करनी है, आपको बस कुछ समय के लिए वहां बैठना है। क्या उन्होंने आपको बताया है? आपको वहां जरूर बैठना चाहिए, लेकिन आज लोग ये कर रहे हैं कि वे बस अपने शरीर को फर्श से छू कर चले जाते हैं। इसके पीछे ये सोच नहीं है। वो स्थान बहुत ध्यान से बनाया गया है। आपको वहां बैठना चाहिए और उसे अनुभव करना चाहिए और अपने सिस्टम को इसका लाभ उठाने देना चाहिए। योग की पूरी पद्धति बस यही है। हठ योग पूरी तरह से आपकी ज्यामिति को हमेशा ठीक करते रहने से संबंधित है कि अगर आप दुनिया से गुजरते हैं तो आप बड़ी सहजता से गुजरेंगे। अगर आपकी ज्यामिति सही नहीं है तो आप देखेंगे कि हर कदम पर आप उलझ जाएंगे। तो आज भारत में वास्तुकला को देखें तो बस कुछ को छोड़कर जिन नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, दुर्भाग्य से हमारे अंदर एक गंभीर मानसिक गुलामी है। जो भी पश्चिमी देशों में किया जा रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, बिना अपने मौसम को ध्यान में रखे, बिना यहाँ के तापमान और हर चीज का ख्याल किए, बस यूं ही। यहाँ तक कि हमारा पहनावा भी ज्यादातर वैसा है। अगर आप आईआईटी से पढ़कर निकलते हैं तो शायद आप में से ज्यादातर सूट पहनेंगे कोट के साथ, और अपने गले में एक फंदा। 40 डिग्री तापमान में कोट कैसे पहन सकते हैं? मैं किसी महत्वपूर्ण सीईओ से मुलाकात कर रहा था और मैंने उनसे कहा, देखिए, आपकी बोर्ड मीटिंग में कई कंपनियों में जरूरी है कि वे कोट और टाई पहने हुए हों। मैंने कहा, सीईओ का मतलब है कि लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो सबसे समझदारी का काम करेगा। नहीं, हमें समझना चाहिए कि एक बड़ी कंपनी का मतलब है कि लोगों ने अपना पैसा, अपनी बचत, अपनी मेहनत की कमाई किसी को सौंप दी है और उम्मीद करते हैं कि यह आदमी सबसे समझदारी की चीज करेगा। लेकिन यह इंसान 40 डिग्री तापमान में टाई के साथ एक मोटा कोट पहनता है। मैं इस इंसान से समझदारी की उम्मीद नहीं करता। तो वास्तुकला का संबंध बस इमारतों से नहीं है। जिस तरह से हम बैठते और खड़े होते हैं, फर्नीचर,
यहाँ तक कि हमारा पहनावा एक तरह से वास्तुकला है, ठीक है। हम इसे तरह तरह के नामों से बुला सकते हैं, डिजाइन या फैशन कह सकते हैं, लेकिन ये दरअसल रूप और आकार के बारे में। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही समय है कि हम इसे फिर लाएं, क्योंकि पिछले करीब 50 सालों में 1950 से जब से आईटी शुरू हुआ है, हम सर्वाइवल मोड में हैं। इस देश के लोगों को किसी तरह से जीवित रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब हम खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर आए हैं। हालांकि ये हर मनुष्य तक नहीं पहुंची है, पर बड़ी संख्या में लोग ठीक ठाक जी रहे हैं। यही समय है जब हम रहने के ज्यादा उन्नत तरीके पर गौर करें। और ये हमेशा ज्यादा महंगा नहीं होता, ये महंगा नहीं है। हम बहुत शानदार चीजें बना सकते हैं। आपको आकर देखना चाहिए, हमने ऐसी इमारतें बनाई हैं। देखिए, फिलहाल मैं आपको सबसे आसान चीज बता रहा हूँ। अभी यहाँ छत समतल है। मैं नहीं जानता कि बाहर से ये छत कैसी है। क्या ये ए फ्रेम है? ये एक ए फ्रेम है। तो अभी छत और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक लड़ाई है या नहीं? हो सकता है कि आपको यह लड़ाई ना दिखे, लेकिन ये जारी है। यहां पर तनाव है, और एक दिन, किसी दिन, आपके विचार से कौन जीतेगा, ये ढांचा या गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण जीत जाएगा। तो हमने ऐसे ढांचे बनाए हैं जिनके खड़े होने की वजह इस्तेमाल में आई चीजों की मजबूती नहीं है, बल्कि सिर्फ ज्यामिति की सटीकता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण है जो इसे थामे हुए है। गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे नहीं गिरा रहा है। आपको आकर इन इमारतों को देखना चाहिए। ये अनोखी और शानदार हैं। हमारी बनाई हुई ये एक चीज है जिसका मुझे बहुत गर्व है। इनका डिजाइन ऐसा है जो कम से कम 3 से 5 हजार साल तक खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें समय के साथ खराब होने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें कोई स्टील, कोई सीमेंट, कोई कंक्रीट नहीं है। ये बस पकाई हुई ईंटें हैं। देखिए, अगर आप मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा भी जाते हैं, या जो भी सबसे प्राचीन सभ्यता, तो आपको वहाँ क्या मिलता है? सिर्फ पकाई हुई चिकनी मिट्टी ही कायम रही है। पकाई हुई चिकनी मिट्टी और बस चूना ही चीजों को वहीं ऊपर थामे हुए है। ये पदार्थ की मजबूती से नहीं हुआ, ये ज्यामिति की सटीकता से हुआ है। ये इलाका भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, तो हमने इसे रेत की परत पर बनाया है, तो ये छोटे मोटे झटके सह सकता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जो जमीन को चीर देगा, सिर्फ तभी ये गिरेगा, वरना ये नहीं गिरेगा।